नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कम से कम 2 नेता, 2 चेहरे अब ऐसे हो गए हैं, जिनमें होड़ लगी हुई है। राम मंदिर को लेकर के, वहाँ के दान के, चढ़ावे के पैसे में जो भी गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर के। और ये लोग अब केवल उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गए हैं। ट्रस्ट इनके निशाने पर, और ट्रस्ट के अलावा इनमें से एक चेहरा तो ऐसा है जो अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है, अमित शाह तक पहुंच गया है। और जो एक तौर तरीका उनका रहता है, कुछ भी झूठ बोलने का और झूठ पर हवा के महल खड़े करने का। जैसे एक बार गुजरात में कहा था कि आईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी बहुमत में आई कि नहीं आई, कितनी सीटें आई, कितनी सीटों पर जमानतें जब्त हो गई, वो अब अतीत का हिस्सा है। लेकिन वैसा ही दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या को लेकर के किया कि सूत्रों के अनुसार आईबी ने कम से कम 10 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी कि अयोध्या में ये घोटाला हो रहा है, ये गड़बड़ियां हो रही हैं, वो गड़बड़ियां हो रही हैं। और प्रधानमंत्री ने उसे दबा करके बैठ गए, कोई कार्रवाई नहीं की। यानी अगर कोई गड़बड़ी चढ़ावे में हुई भी है तो उसमें कार्रवाइयां हो रही हैं, एसआईटी का गठन हो गया है, गिरफ्तारियां हो गई हैं, बरामदगी हो गई है। लेकिन इस पर राजनीति करके क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सनातनी वोटर्स में कोई सेंध लगा पाएंगे, या गेम कुछ और है? क्या गेम ये है कि पंजाब से चूंकि जमीन खिसक रही है अरविंद केजरीवाल की, और उनको लग रहा है कि इतनी एक पूरी सीरीज, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, फिर बंगाल, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के तो आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा को लेकर के भी आश्वस्त है। इस बार वो सीधे पंजाब में कमर कस के ना उतर पड़े, और जो माहौल एक बना हुआ है उसमें कहीं पंजाब भी उनके हाथ से ना निकल जाए, और भारतीय जनता पार्टी वहां भी सबसे बड़ी पार्टी या सत्ता का केंद्र बन करके ना उभर जाए। तो इसलिए जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जो जनता के विश्वास का केंद्र बने हुए हैं प्रधानमंत्री, उन्हीं पर सीधे हमले किए जाएं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और आप जानते हैं उनकी मेधा, उनकी मुद्दों पर पकड़। तो सीधे उनके साथ जुड़ लेते हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत, नमस्कार। आज अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ विराजमान थे एक सज्जन जो ट्रस्ट के सदस्य भी रहे हैं, हरिशंकर साफरीवाला। और रही होगी इनकी चंपत राय से कोई पुरानी खुंदक, तो उन्होंने चंपत राय पर तमाम तरह के एलिगेशन लगा दिए अखिलेश यादव के साथ बैठ करके। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे करोड़ों का लालच दिया गया मुंह बंद रखने के लिए, और सारी लूट की संपत्ति पर चंपत राय ने कब्जा कर लिया है। इस तरह के आरोप मढ़ देना किसी पर बिना किसी सबूत के, ये अखिलेश यादव के मन में, दिमाग में है क्या? ये आप कोई गुत्थी सुलझा पाए क्या? देखिए, अब 6 महीने बाद चुनाव है और जिन लोगों का कभी सनातन धर्म से, मंदिरों से, भगवान राम से कभी कोई वास्ता रहा नहीं। समाजवादी पार्टी अपनी स्थापना काल से लेके आज तक केवल उसका
जो उसकी निष्ठा और आस्था कहाँ रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कहने को तो इंडिया अलायंस है, लेकिन वास्तव में ये हिजबुल्लाह अलायंस है, द सर्वेंट ऑफ अल्लाह माने हिजबुल्लाह। तो अब उनको मौका मिल गया है। उनको लगता है कि इसी बहाने योगी आदित्यनाथ के ऊपर और बीजेपी को हमला किया जा सकता है। लेकिन उसमें उनको निराशा ये लग रही है कि 3 जून को ये मामला खुला। ये समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया और उसके 7 दिन में ही एसआईटी बन गई और उसके अगले 7 दिन में एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट आ गई। उसी के अंदर और जून के महीने में ही एफआईआर दर्ज हो गई। जून के महीने में ही 8 लोग गिरफ्तार हो गए और जून के महीने में ही काफ़ी पैसा उसमें रिकवर भी हो गया, आभूषण भी रिकवर हो गए और जून के महीने में ही जो 2 ट्रस्ट के मेंबर हैं, ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और दूसरे उनके सदस्य अनिल मिश्रा, दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो इतनी तेज कार्रवाई हुई है और उसके अलावा जो ट्रस्ट के मंदिर के अंदर का जो पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जो पूरा काम था, वो सब बदल गया। अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सख्ती हो गई है। तो उनको ये उम्मीद नहीं थी और 6 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। और जो है ये दोनों का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। आज चंपत राय ने कह दिया है कि मैं इस कलम के साथ जीना नहीं चाहता और मैं बहुत जल्दी अयोध्या छोड़ दूँगा। और उधर पॉलिटिकल पार्टीज के इशारे पर अयोध्या में आज वकीलों ने बहुत बड़ा काफी जो प्रोटेस्ट किया, भीड़ और जुलूस निकाला और पुलिस को एक उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस ने उसको रिसीव कर लिया है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में इसका भी निर्णय हो जाएगा। तो अब ये इलेक्टोरल पॉलिटिकल इश्यू बन गया है। और जैसे ही और दूसरे आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ये जिन लोगों ने मंदिर से लूटे गए पैसे से बड़े-बड़े भवन बनाए हैं अपने अयोध्या के आस-पास या गाँव में या शहरी इलाके में, उनको भी ध्वस्त करने की तैयारी आज शुरू हो गई है। और ये संभावना है कि ये काम कल शुरू हो जाएगा, इनके ध्वस्तीकरण का। तो सरकार ने जो इतना तेज एक्शन लिया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे तेज एक्शन लिया है, उससे थोड़ी निराशा हो रही है अपोजिशन को। आपने देखा होगा कल कांग्रेस के लोग भी ड्रामा कर रहे थे परसों, हम जाएँगे अयोध्या दर्शन करने। ये वही कांग्रेस है जिसने 2013 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं था। आज इनको भगवान राम बहुत याद आ रहे हैं और ये मंदिर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये केवल जो कुछ भी हो रहा है, ये चुनावी राजनीति से प्रेरित है। एट द सेम टाइम ये इस पे कोई दो राय नहीं है कि मंदिर में जो चढ़ावे में पैसा आया है, उसमें गोलमाल हुआ, उसमें गबन हुआ और चूँकि शपथ राय महामंत्री हैं, ओवरऑल मंदिर का के एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का उनका दायित्व था, तो वो इससे बच नहीं सकते। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब ये एसआईटी का कार्यकाल आपको आपको मालूम है कि कल बुधवार को राज्य सरकार ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया और वो पूरे की ऑडिट कर रही है पिछले 4 साल का। और ये सारा और जो कुछ भी गोलमाल हुआ है, वो सामने आएगा और अयोध्या पुलिस की ने भी इसे एफआईआर की, आपको मालूम ही है 8 लोग जेल में गए हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बैंक को भी पुलिस ने नोटिस दिया है कि आप सारा ब्यौरा दें। तो अभी बहुत कुछ चीजें आना बाकी है सामने, जांच अभी जारी है और चंपत राय को ये अवश्य बताना चाहिए, जब संपूर्ण दायित्व तो उनका था प्रशासन का, मंदिर की सारी व्यवस्था का और टिन्नू यादव जो उनका मूलगा बताया जाता है, वो इतना महाशक्ति कैसे बन गया था? वो आदमी के पास ये शक्ति कहाँ से आ गई थी कि वो जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा कैश काउंट होता था, उसके वो सीसीटीवी ऑफ करवा दिया करता था। भाई कहने को तो वो उनका ड्राइवर है, लेकिन वो जो है मंदिर के अंदर सारे काम कर रहा था। वीआईपीज़ आएँगे, उनको दर्शन करवाना, कैसे उसको जो है मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति मिली हुई थी, बहुत सारी बातें हैं। तो अच्छा है समय रहते ये बात सामने आ गया और मेरा मानना है इट्स अ मैटर ऑफ कलेक्टिव शेम फॉर एवरी हिंदू कि ऐसा हुआ। लेकिन मंदिर में पैसे का गबन हुआ ये एक विषय है और उस गबन को अपनी चुनावी राजनीति को और अपने और उसके उसके माध्यम से
चुनावी राजनीतिक लाभ उठाने की का जो अभियान है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का, वो एक अलग विषय है। और अभी तो 20 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू, संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आप देखिएगा इसके ऊपर भी काफी हंगामा मचेगा। लोकसभा की कार्रवाई बाधित की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, बीजेपी के ऊपर अनाप शनाप आधारहीन आरोप लगाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो इस कला में सबसे आगे हैं, आपको मालूम ही है, झूठे आरोप लगाने में। और उसका अभी ब्यौरा भी दिया आपने। तो ये सब अभी होगा, और ये सब हमारे देश में होने की परंपरा है कि सरकार और खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के सत्ता में आने के बाद से, मई 2014 से, ये केवल विपक्ष एक नया आरोप रोज लगाता है। लेकिन 12 साल जो है पीएम मोदी के पूरे हो गए, आज तक ये एक मुद्दा नहीं खोज पाए जिसपे नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये निश्चित तौर पे बहुत ही जो हुआ है, ये बहुत ही ये शर्मनाक मुद्दा है जो जो अयोध्या में हुआ है। और ये नाउ इट मस्ट बी एंश्योर्ड, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंदिर के प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, वो इतनी अब कील कांटे से दुरुस्त होनी चाहिए कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। जो हो गया सो हो गया। अब लेकिन और जब तक और मेरा मानना है कि जब तक इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हो जाती है, तब तक कुछ ना कुछ समाज, ये अपोजिशन के लोग इसके बारे में बोलते रहेंगे, लगातार कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। और अगर 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है, और ट्रस्ट को अगर पुराना गठित अगर पूरी तरीके से गठित किया जाता है, सब लोग नए आते हैं, तो उससे बहुत अंतर आएगा। और लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, अब पूरे मंदिर की व्यवस्था बदल गई है। और ये जो आपका जिहादी अलायंस है, गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, हिजबुल्ला गठबंधन, सनातन धर्म को कलंकित करने का इनको ये स्वर्णिम अवसर मिला है, और ये इसका भरपूर उपयोग करेंगे, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे धर्म को कलंकित करने के लिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है। जो इस्लामी जिहादी हैं, उनको भी ऐसे मौकों की तलाश रहती है। आपने देखा होगा, ओवैसी का इसके ऊपर बयान आया है कि अगर अगर कोई ट्रस्ट का मेंबर मुसलमान होता, तो उसके घर में अब तो बुलडोजर चल गया होता। भाई, एक भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट का मेंबर मुसलमान कैसे होगा? ये काम तमिलनाडु में हो सकता है, ये काम केरल में हो सकता है, ये काम ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में भी हुआ था कि एक मुसलमान को जगन्नाथ मंदिर का ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया था। ये यूपी में नहीं हो सकता। तो जो महाकुंभ काल्पनिक का महाकुंभ का प्रभारी आजम खान को बना दिया गया था। जी, 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 जी। तो ये काल्पनिक सवाल खड़े करके जो ये विक्टिम कार्ड कार्ड खेलने की जो इनकी प्रवृत्ति है, उससे कुछ इनको मिलने वाला नहीं। अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें कही। ना चंदा मिलने जा रहा, यानी चढ़ावा बंद हो जाएगा, चंदा भी नहीं मिलेगा आगे को, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि इनके पास है क्या इस समय सिवाय बोलने के। ये 2014 का लोकसभा चुनाव ये हारे यूपी में, 2017 का विधानसभा हारे, 2019 का लोकसभा हारे, 2022 का विधानसभा हारे, 2024 में इनको कुछ जुगाड़ से जो इनका फेक नैरेटिव सफल हो गया, और इनको 80 में 37 सीटें मिल गई, बस। तो वो भ्रम टूट जाएगा 6 महीने के बाद। तो इनको पिछले 12 सालों में समाजवादी पार्टी को बीजेपी पे हमला करने का ही सबसे ठोस मुद्दा मिला है। और योगी जी इनको कहा था ना कि आप अयोध्या की चिंता छोड़िए, आप जरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में अपनी राय बताइए। और मुलायम सिंह यादव कह ही चुके हैं लोकसभा में, यदि बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़वाएगी, तो हम राम और कृष्ण को लड़वा देंगे। आपको ये वीडियो तो आजकल बहुत चल ही रहा, देखा होगा आपने लोकसभा की कल कार्रवाई मैंने का। भी तो कल अखिलेश मैंने भी चलाया। हाँ, जी। जी, तो अखिलेश यादव तो केवल जो है तात्कालिक राजनीतिक लाभ की दृष्टि से से ये बोल रहे हैं। और जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और रोज एक न एक खुलासे होते रहेंगे, अखिलेश यादव ऐसे ही बोलते रहेंगे, और उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। क्योंकि जब जब चुनाव आएगा,
15 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, तब जो जनता के बीच के सब्स्टेंटिव मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होगी कि या एक मंदिर में क्या हो गया उसकी चर्चा होगी। ये कोई नहीं कह रहा कि ये गलती नहीं हुई, गलती हुई है। ये शर्मनाक चीज़ हुई है, ऐसी ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी। और जो लोग ज़िम्मेदार हैं, दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। और जब 8 लोगों को के खिलाफ एफआईआर हो गई, उनको जेल भेज दिया गया, तो अब तक ये दिया जा रहा है कि साहब वो छोटी मछली को पकड़ लिया, बड़ी मछली को आपने बचा दिया। तो और जब मान लीजिए चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के ऊपर भी मुकदमा हो जाए, ये लोग भी गिरफ्तार हो जाएँ, तो कहेंगे कि फिर आपने मोहन भागवत को क्यों नहीं पकड़ा? फिर आपने नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पकड़ा? तो ये तो चलता रहेगा। इसकी तो ये कोई ना कोई नई मांग करते रहेंगे। फिर ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को उसकी भी इस मामले में अभियुक्त बनाया जाए। तो ये जो है ये इनकी माँगों का कोई अंत नहीं होने वाला है। और मेरा मानना है कि बहुत से बहुत 1 महीने के या 40 दिनों के अंदर इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। जी। और ये जो जंतर मंतर पर तमाशा चल रहा है, एक आदमी भूख हड़ताल के नाम पर बैठा हुआ है, वहां वृंदा करात पहुंच गई, उसके बाद प्रशांत भूषण, और आज मैं देख रहा था वहां के वीडियो, योगेंद्र यादव और राजदीप सरदेसाई की धर्मपत्नी राज्यसभा सदस्य, वो भी पहुंच करके भाषण दे रही थी। तो ये तो एकदम फुस हो चुका है, ना वहां भीड़ जुट रही है, ना लोग आ रहे हैं। लोग समझ चुके हैं इनका तमाशा क्या है, और ये भी समझ चुके हैं कि ये किसका किया धरा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ऐसा लगता है कि पंजाब चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और अपनी पार्टी को ही इस समय देश में सबसे बड़ी सनातन पार्टी बता रहे हैं। सनातनी पार्टी कोई है? नहीं तो सर देखिए ये हाँ, सुन लेते पहले। जी, सुन लेते हैं। के ऊपर भी आरोप लग जी। रहा है कि हर चुनाव से पहले आप सनातनी हो जाते हैं। पहले आप मैं तो अभी गया था। रुपये पे चाह रहे थे कि लक्ष्मी और गणेश जी दिखे। अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप राम मंदिर बार बार चाह रहे हैं, आप सनातनी की बात कर रहे हैं। आप मेरा छोड़िए ना, आप अमित शाह जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं गए। 2.5 साल में वो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे। एक बार चले जाइए, धन्यवाद कराइए उनका। भगवान ने जिता दिया उन लोगों को 2024 चुनाव, अब तो धन्यवाद तो कर लीजिए। बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आप सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। आईबी अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करती है क्या? हाँ ये तो अरविंद केजरीवाल को आज भी रिपोर्ट कर रही है। देखिए असली बात ये है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आए थे और 294 विधानसभा सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी को 208 सीटें मिली हैं, यानी 2/3 बहुमत मिला है। ये इनके सपने में भी नहीं था कि कभी बीजेपी को इतनी सफलता मिलेगी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से अमेरिका के अलावा ढाका से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक भूकंप आया है। और ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश और पंजाब ढाका रावलपिंडी के बीच में ही पड़ता है और इन दोनों राज्यों में चुनाव हैं 6 महीने बाद। तो अरविंद केजरीवाल को एकमात्र जो उनका किला था पहले दिल्ली, वो उखड़ गया। दूसरा किला उनका बचा है पंजाब। वहां पर भी जिस तरीके से अकाल तख्त के सामने भगवंत सिंह मान को पेश होना पड़ रहा है और अकाल तख्त इससे बहुत नाराज है। जत्थेदारों ने जो उनको निर्देश दिया है कि जो आपने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान को लेकर के जो नया कानून बनाया है, उसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, वरना हम आपको जो है हम आपको जो है माफ नहीं करेंगे। तो वो तो पंजाब भी उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। तो अब उनको किसी ना किसी तरीके से जनता का ध्यान भटकाना है। तो ये कहानी ले आए हैं वो कि जो है
आईबी ने 12 रिपोर्ट दी है नरेंद्र मोदी को अयोध्या के बारे में। तो ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। और अरविंद केजरीवाल जो कि ईसाई बन चुका है, कहीं से हिंदू है नहीं, वो भी गया था अयोध्या में रामलला के दर्शन करने, और यूपी गवर्नमेंट ने उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, आइए आपका स्वागत है, मंदिर में जो है कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल भी अपनी मरती हुई राजनीति को एक नई जान फूंकने का प्रयास कर रहा है। उसको मालूम है अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, और पंजाब में सरकार तो उसकी नहीं बननी है दोबारा, ये पंजाब में कोई भी आपको बता देगा। और जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी का रिवाइवल हो रहा है, और पंजाब के लोगों को ये उम्मीद की किरण जगी है कि पंजाब का हाल बंगाल से ज्यादा बुरा है, और केवल बीजेपी ही पंजाब को संभाल सकती है। तो अगर बीजेपी की सीटें अगर 20 से 40 के बीच में आ गई, 117 सदस्यों की विधानसभा है, वहां पे आपको मात्र जो है 56 सीट चाहिए होती है, 56 या 58 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो अगर बीजेपी 40 सीटें ले आती है तो पंजाब की राजनीति जो है वो एकदम उलट जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अभी से सर फुटबॉल शुरू हो गया है, मनीष तिवारी जो है बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस का जो के अंदर जो भयंकर जो गुटबाजी है, जो उनके अंदर डिवीजन है, उससे कांग्रेस भी जो है अगर इसी अपने अंदर के जो उनके जो अंदर गुटबाजी थी, इसी के चलते अक्टूबर 2024 में कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई असेंबली का, जबकि पूरा देश ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस पावर में आ रही है। तो मुझे लगता है यही जो हरियाणा में हुआ था अक्टूबर 2024 में, वही जनवरी फरवरी 27 में होने जा रहा है पंजाब में। तो अरविंद केजरीवाल की जो पंजाब को लेके घबराहट है, वो ज्यादा बड़ा इश्यू है जो अयोध्या में उनके बयानों से झलक रहा है। आप अपनी पंजाब की तैयारी के बारे में बताओ ना, और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि पंजाब में उनका मुख्य मुकाबला किससे होगा, कांग्रेस से होगा कि बीजेपी से होगा। और फिर अगर पंजाब में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया, और दोनों और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी रही, सत्ता विरोधी रुझान अगर मजबूत रहा, और कांग्रेस अपने झगड़ों में उलझी रही, तो निश्चित तौर पर इससे बीजेपी के लिए रास्ता खुलेगा। क्या होगा परिणाम, ये तो चुनाव आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की घबराहट उनके बयानों से साफ झलक रही है, और वो तो ये भी कह रहा है कि हम पंजाब में मंदिर बनवाएंगे। ये हम सुना होगा ना। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।